हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 8वीं का अभ्यास पहला हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ेंगे, जिसमें व्याकरणिक विषय हैं अनुस्वार, अनुनासिक, र के विभिन्न रूप, नुक्ता और अपठित काव्यांश। इनको हम करेंगे। तो पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। तो प्रस्तुत जो ये काव्य पंक्तियाँ हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें जितने भी आपके पास अनुस्वार अर्थात बिंदु वाले शब्द तथा अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले शब्दों का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर, उनको आप इन रिक्त स्थानों में भरेंगे। तो ये तो आप ढूंढ ही सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पंछी है ना, ये अनुस्वार है, पिंजरबद्ध अनुस्वार है, बंधन अनुस्वार है, श्रृंखला अनुस्वार, और बाकी यहाँ पर पाएंगे अनुनासिक। और बस यहाँ पर यही शब्द हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। चंद्र बिंदु का केवल एक ही है। और प्रश्न 2, तो ये वैसे आप कक्षा 6ठी और 7वीं में भी पढ़ चुके हैं, अनुस्वार और अनुनासिक का उचित प्रयोग। तो ये आप प्रश्न 2 देखेंगे अपनी स्क्रीन पर कि उच्चारण के आधार पर हम निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार तथा अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अनुस्वार तथा अनुनासिक, अनुस्वार यानी बिंदु, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। तो शब्दों का उच्चारण कीजिए। अब ये अगूर लिखा है तो क्या होगा, ये अंगूर। तो यहाँ पर क्या आएगा, अंगूर। जो आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है, नाक से हमारे आ रही है। हवा जो है नाक से निकल रही है जब हम बोल रहे हैं अंगूर। तो अंगूर, तो अंग बोलते हुए नाक से आ रही है, तो यहाँ पर लगेगा अनुस्वार यानी बिंदु। संवाद है ना, स के ऊपर बिंदु यानी अनुस्वार। सांप, यहाँ पर सांप बोलते ही क्या है, कहाँ से आवाज़, नाक और मुंह दोनों से ही आ रही है, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा यानी कि अनुनासिक। चांद, चांद में भी नाक और मुंह दोनों में से हवा निकल रही है, तो यहाँ पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा चा के ऊपर। जाऊंगा, तो ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु अनुनासिक का प्रयोग होगा। मंजिल, म के ऊपर केवल बिंदु आएगा। और ऐसे ही आंगन में आ के ऊपर चंद्र बिंदु। भावनाएं, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। और पसंद में स के ऊपर बिंदु। तो बिंदु यानी व्याकरणिक भाषा में अगर हम कहें तो अनुस्वार और चंद्र बिंदु, तो व्याकरणिक भाषा में चंद्र बिंदु को कहते हैं अनुनासिक। तो याद रखने योग्य बात क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है वहाँ नियम के अनुसार, है ना, तो ये तो रूल है ना, तो नियम के अनुसार अनुस्वार यानी बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो वर्णमाला के सभी वर्गों के पंचम वर्ण के स्थान पर क्या होगा, इसका प्रयोग किया जाता है। पंचम वर्ण, जब हम क ख ग पढ़ते हैं, जो अंतिम जो आता है पंचम, सबसे लास्ट वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे पंचम वर्ण कहलाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, उसके स्थान पर यहाँ पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। नहीं तो हम आधा म आधा न ऐसा देखते हैं, वो भी लगा देते हैं। अब जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है वहाँ अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी हवा केवल नाक से निकले तो अनुस्वार, और नाक और मुंह दोनों से निकले तो अनुनासिक। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो देखिए क्या क्या लिखे हुए, कटोरी, स्वर्ण, प्रेम, डरना, पर्वत, द्रवित। तो प्रयुक्त शब्दों में
र का प्रयोग अलग अलग रूपों में हुआ है। आइए र के इन विभिन्न रूपों के प्रयोग को समझें। अब ये देखिए ऊपर जो हमने ये शब्द पढ़े, देखिए यहाँ पे पूरा र का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे आधा र जो कि रेफ के ऊपर लगता है यानी लाइन के ऊपर, और प्रेम में देखिए र किस तरह का लगा हुआ है, और डरना में भी र पूरा है। यहाँ पर फिर हमारा आधा आ गया है, और द्रवित में भी द में किस तरह का र लगा हुआ है। तो कहाँ किस र का प्रयोग होता है, इसके भी कुछ नियम होते हैं। तो जैसे ये पूर्ण रूप से र है, तो जब र स्वर सहित हो, यानी कि हर व्यंजन में हम कहते हैं व्यंजन जो है बिना स्वर के नहीं होते हैं। तो स्वर क्या होते हैं पहले ये जान लेते हैं। स्वर हमारे अ आ ई से लेके अंग अह तक जितने भी हैं ये हमारे स्वर हैं। और व्यंजन क्या है, क से लेकर य तक जो भी हम पढ़ते हैं वो सारे व्यंजन हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ये पूरा र कब करते हैं, जब स्वर सहित हो, जब आवाज़ आती है। हम र अ की साउंड आ रही है, स्वर आ रहा है ना। ऐसे ही हम और भी मैं बताती हूँ। ये तो चलो र स्वर सहित है, जैसे की बोलेंगे तो ई का स्वर आ रहा है, तो बिना स्वर के कोई भी व्यंजन नहीं होता। तो र जब हम कह रहे हैं तो इसमें कौन सा साउंड आ रही है, इसमें र में स्वर आ रहा है अ का। ठीक है, स्वर किसका आ रहा है, अ का। और जो ये रेफ है, रेफ यानी इस जो ऊपर शिरोरेखा होती है उसके ऊपर जो हम र आधा र का प्रयोग करते हैं। तो जब र स्वर रहित हो, स्वर रहित मतलब अब साउंड नहीं आ रही है, तो अब आप समझ गए होंगे कि स्वर किस में नहीं आता। जो भी आधे व्यंजन हम लिखते हैं उसमें कोई स्वर नहीं होता है। आधा व्यंजन, तो र को आधा कैसे लिखेंगे, तो हम शिरोरेखा के ऊपर इस तरह से लिख देते हैं। अब ये तीसरा जो है इसको ध्यान से देखेंगे। इसको स्लैश वाला र जो हम कहते हैं ना, जरा से हलंत की तरह जो लगाते हैं, हलंत नहीं है, हलंत की तरह जो ये जैसे ये वाला जो था, ये हमारा पदेन, इसको कहते हैं पदेन वाला र। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। ये जब र स्वर सहित हो लेकिन उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो, यानी कि पहले वाला आधा है, उसकी आवाज़ जो है आधे की आ रही है साउंड, और र यहाँ पर पूरा है। र है, देखो अब मैं पढ़ के बताती हूँ इसको। द्रवित, द्रवित, तो द हम कम बोल रहे हैं, र हम पूरा बोल रहे हैं, द्रवित। चलिए अगला अक्षर ये भी पदेन वाला है, देखिए। प्रेम, 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 र पूरा आ रहा है, प आधा आ रहा है। तो जहाँ भी ये पदेन वाले र होते हैं, इसमें जो नीचे होता है र भले लगा है, लेकिन उसका र जो है वो पूरा ही हम बोलते हैं। जो अक्षर जो जिसके नीचे ये पदेन वाला लगा है वो आधा बोला जाता है। जैसे प्रेम प आधा बोला जा रहा है, द्रवित द कम बोला जा रहा है, र पूरा बोला जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से और भी अक्षर है, उनको आप बोल के देखें। तो जब र जो है स्वर सहित हो लेकिन उससे पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होना चाहिए, तब ये पदेन वाला र जो है वो लगता है। तो आपने क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, यदि वे स्वर रहित हों तो क्या किया जाए। ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती, यदि वे स्वर रहित हों और उनके साथ पदेन यानी र का प्रयोग करना हो, तो इसका रूप इस प्रकार होगा। देखिए एक र हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, ट्रक, ट्रक, ड्रामा, ट्रक, ड्रामा, राष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए किस तरह से र लगाया है, ये क्यों लगाया है। पहले पाई वाले शब्द होते कौन से हैं, है ना, पहले ये पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे शब्द जो कहा ऐसे व्यंजन जिनमें खड़ी पाई नहीं होती। खड़ी पाई का मतलब क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए ना, तभी। अब ये जितने शब्द हैं ये खड़ी पाई वाले नहीं थे, ना तो ट है, ना ही ड है, ना यहाँ पे भी ट, तो ये नहीं है।
खड़ी पाई वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे मैं, चलो एक मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको कि किस तरह से खड़ी पाई वाले शब्द कौन से होंगे। जैसे मैं लिखूँगी अभी यहाँ पर क, ठीक है, ग, ये खड़ी पाई वाले शब्द है। अब बोलेंगे खड़ी पाई वाले कैसे? ये इस तरह से, क्योंकि जो हमारी देवनागरी लिपि है, ठीक है, जो हमारी देवनागरी लिपि है उसमें क्या होता है कि अंत में जो है हमारा इस तरह से, जो आप देख रहे हैं पूर्ण विराम की तरह, यानी कि डंडा सा होना चाहिए, उसको हम खड़ी पाई बोल रहे हैं, ठीक है। ये डंडा सा होना चाहिए, उसको हम खड़ी पाई कहते हैं। अगर ये देखिए ना, अब ट हम ऐसे लिखेंगे तो इसमें तो कहीं भी खड़ी पाई नहीं है ना, ठीक है, इसमें तो कहीं भी खड़ी पाई नहीं है। मैं ट लिखूंगी, हाँ खड़ी पाई है, यानी कि शब्द के अंत में जहाँ पे भी है इस तरह से ये पूर्ण विराम की तरह डंडा सा होना चाहिए, तभी तो हम ऐसे करके लगा सकते हैं इसको। जब ये ऐसे है ही नहीं, अब देखो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, हम क्रम लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। मैं ग्राम भी लिख देती हूँ, ग्राम भी लिखते हैं ना ऐसे, तो ये क्या बन गया? ये पाई शेप कैसी बनी? ये शेप बनी, बनी ना। अब यहाँ पर क्या है? खड़ी पाई वाला शब्द नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा रूल कि खड़ी पाई नहीं है जिन व्यंजनों में, और यदि वे स्वर रहित हों, ठीक है, स्वर रहित है, क्योंकि हमने पदेन वाला र कहाँ लगाना है? जहाँ पहला व्यंजन स्वर रहित है, पहला व्यंजन स्वर रहित है और उनके साथ पदेन र का प्रयोग करना हो, तो इसका रूप इस प्रकार होता है, ठीक है। तो अब खड़ी पाई वाला शब्द नहीं है ना, इसीलिए हमने ऐसा वाला किया। अब हमने शेप तो ऐसी बनानी थी ना, देखो ये वाला मैं आपको आसान शब्दों में बता रही हूँ कि देखिए, जहाँ भी हम इस तरह के शब्द हम लिखेंगे, ठीक है, जैसे अभी मैं बताती हूँ, ठीक है, ये हमने लिखा जैसे ये क, ठीक है, मैंने कहा क्रम, तो ये देखिए शेप क्या बनी, ग लिख रही हूँ, ग के नीचे ग्राम, ठीक है, ग्राम लिखा, ठीक है, ग के नीचे शेप कैसी बनी है? र की। अब खड़ी पाई वाला शब्द ही नहीं है, ट, इसके आगे कोई है ही नहीं पूर्ण विराम वाला, लंबी डंडी तो है ही नहीं ट के आगे, है ना, तो इसीलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, इसीलिए हम इस तरह का र लगाते हैं, ठीक है, इसीलिए र लगाते हैं क्योंकि खड़ी पाई वाला शब्द नहीं है, तो हमने ये पाई बनानी है, तो यहाँ पर हमको ऐसे ही बनानी पड़ेगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है उसको पदेन वाला र ही है, उसकी जो साउंड वो क्या आएगी? वो इसी तरह से आएगी, ये है स्वर रहित हो, राष्ट्र, तो ट आधा ही है, र पूरा है, लेकिन पाई वाला शब्द न होने के कारण, इसके कारण हम इस तरह के र का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर आपने र के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना है, तो कौन सा वाला र यहाँ पर आएगा ये ध्यान देंगे आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भी है आपका पहला धर्म, ठीक है, धर्म में कहाँ आएगा? म के ऊपर र आएगा। विद्यार्थी, है ना, जो शिरा रेखा के ऊपर जो हमने र लगाते हैं आधा, वो आएगा। राष्ट्र, ट के नीचे ये पदेन वाला र है, लेकिन यहाँ पर खड़ी पाई वाला शब्द नहीं है, इसलिए इस तरह के र का प्रयोग होगा। अब शर्म में म के ऊपर रेफ वाला र आएगा, ठीक है, म के ऊपर रेफ वाला र आएगा, किस तरह से? शर्म, ठीक है। ऐसे ड्रामा, देखिए अब हमारा ये खड़ी पाई वाला शब्द नहीं है, आगे डंडा नहीं है यहाँ पर पूरा, ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, पदेन वाला ही है, लेकिन ड इसमें आधा है, र पूरा है, र स्वर सहित है, ये ड जो है वो आधा है, ड जो है वो आधा है, ड्रामा, ठीक है। इसी तरह से ये गृह, ठीक है, ग के नीचे आ जाएगा ये गृह, ग के नीचे र आ जाएगा, तो वो उसकी साउंड कैसे होती है?
री की साउंड देता है। क्या देता है? री की। कैसे लिखेंगे आप? गृह। ठीक है, गृह। आशीर्वाद में क्या होगा? व के ऊपर ये जो है ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका र। द के ऊपर नहीं है, र के ऊपर है, ये वा के ऊपर है। ठीक है, आशीर्वाद। राष्ट्र में ट के नीचे पदेन वाला। ठीक है, और व्रत में देखिए, व्रत में देखिए पदेन वाला र आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पाई वाला शब्द है, ये इसको बोलते हैं हम पाई। ये जो होता है ना नसा, क्योंकि ऐसे हमको लगाना ठीक आसान हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं। तो इस तरह की पाई कैसे बनेगी? इन शब्दों में नहीं बनेगी। ड्रामा ड के नीचे ट के नीचे, तो हम उसको इस तरह के र का प्रयोग करते हैं। तो इतना आशा है समझ आ गया होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। तो निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ते हुए बोलिए। तो इनको आप बोल के देखेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? जरा, है ना, खंड 1 में, खंड 2 में। देखिए, जरा, जरा, फन, फन। ठीक है, जरा, जरा यानी नुक्ता का प्रयोग हो गया। शब्दों के नीचे जो बिंदु लगता है उसको हम क्या कहते हैं? नुक्ता। तो देखिए, खंड 2 में ज। ठीक है, ज। खंड 2 में ज और फ उर्दू की ध्वनियां हैं। ज और फन में नीचे जो लगे बिंदु नुक्ता कहा जाता है। ज और फ के नीचे, ज और फ के नीचे जो ये बिंदु लगे हुए हैं, इसको हम नुक्ता कहते हैं। और इसकी आवाज़ भी देखिए अलग ही तरीके से आती है। हम जेड, जो अंग्रेज़ी का जेड अक्षर होता है, उसकी तरह आती है ज, ज़ेब्रा। इससे शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे जरा मतलब क्या होता है? बुढ़ापा होता है ना। कई बार हम उच्चारण गलत कर देते हैं, जरा पानी देना, तो वो गलत हो जाता है। ज़रा पानी देना, है ना। तो और इसका मतलब क्या होगा? जो ज़रा आपने बोला, वो ज़रा मतलब थोड़ा सा। तो दोनों का मतलब ही बदल गया केवल एकमात्र बिंदु लगाने से। जरा यानी बुढ़ापा, ज़रा मतलब थोड़ा सा। ऐसे ही फन और फन। एक फन हमारा जो है वो सांप का फन, और फन बड़े बड़े फनकारा, कलाकार, हुनर जिसको हम कह सकते हैं वो। अब यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए। उचित स्थान पर क्या लगाना है? नुक्ता। देखिए, नुक्ता अधिकतर हमारा जो है उर्दू के शब्द, जैसे कि हमने कहा ज और फ, ज और फ के नीचे ही अधिकतर नुक्ता जो है वो लगता है। तो हम इसको बोलेंगे, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही देखिए नुक्ता पता चल जाएगा। हम इसको जरा नहीं, हम इसको ज़रा बोलेंगे। अब ज़रा, है ना। तो यहाँ पे ज के नीचे लगेगा तो ज बन जाएगा। जुल्म, जुल्म होता है कि जुल्म होता है, अब ये भी देखना है आपने। शराफत, है ना, शराफत नहीं बोला हमने, हमने क्या कहा? शराफत। तो फ के नीचे लगेगा। जैसे फ की साउंड आती है, फ का उच्चारण हो रहा है, फ नहीं बोल रहे। फ और फ दोनों में फ़र्क है। फूल होता है, हम वो भी गलत उच्चारण करते हैं कई। क्या कह देते हैं? फूल। तो फूल मतलब तो फिर फुलिश ही हो गए ना। तो फूल होता है, फूल नहीं होता है, फूल। और ये शराफत है, शराफत नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए फ के नीचे लगेगा। गज। ठीक है, तो यहाँ पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप स्वयं सोचिए। दर्जी बोलेंगे कि दर्जी बोलेंगे? फर्क, फिल्म, बर्फ, कर्ज, अंग्रेज। मैं तो बोल के बता रही हूँ, अब नुक्ता का प्रयोग आप स्वयं करेंगे। रोज़ा, इज्जत। अब देखिए कहाँ कहाँ लगेगा। ठीक है, ये स्वयं करेंगे। और आज के लिए केवल इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के